जी बिहार झारखंड पर बिहार ई विमर्श में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और अगर हम बात किसी भी राजनीतिक दल की करते हैं और उसके प्रदेश अध्यक्ष की करते हैं या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष जो होता है उसके ऊपर, उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना होता है, बढ़ाना होता है, बल्कि जो सहयोगी दल होते हैं उसके साथ तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। और इसके साथ साथ नए सहयोगियों को कैसे तलाशा जाए, यह भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। फिलहाल अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो चाहे 90 के दशक हो, 2000 का दशक हो या 2010 का दशक हो, यह बिहार की एक तरह से कहें कि तासीर ही है कि यहां पर जब भी राज्य में सरकार बनती है तो गठबंधन की सरकार बनती है, मिलजुल कर सरकार बनती है। और फिलहाल 2020 के चुनाव को देखा जाए तो यहां दो बड़े गठबंधन हैं और इन गठबंधनों का दावा अपने अपने तरफ से है। हमारे साथ अब जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल सीधा जुड़ रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। संजय जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार ई विमर्श पर। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, नमस्ते सभी को। जी, 2015 में आप बीजेपी की तरफ से जब चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान आपके सामने एक सरकार थी, आप कहीं ना कहीं आक्रामक थे एक मुख्यमंत्री के खिलाफ। और अब 2020 में आप खुद सरकार में हैं, आपको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अपनी सरकार के मंत्रियों को डिफेंड करना है। 2015 और 2020 की तुलना अगर करें, ये कितने मुश्किल चुनाव होने जा रहे हैं बीजेपी और गठबंधन के लिए? 2014 से पहले की बात करना ज्यादा उचित होगा। हमारा गठबंधन 20 वर्षों से था। टूटने का मुख्य कारण था कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। क्षेत्रीय दल को इस पर ऐतराज था, पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होता है वही अंतिम निर्णय होता है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाने का निर्णय किया तो उसके कारण वह गठबंधन टूटा था। उसके बाद 2015 के चुनाव हुए। 2015 की राजनीतिक परिस्थितियां आप सबों के सामने हैं। 2 साल बाद सबको समझ में आ गया कि एनडीए की जो सरकार थी और जिसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी इतने वर्षों तक लड़ते रहे, उनके साथ गठबंधन करने के बाद पुनः जो दूसरे दल था वह चाहता था कि 1990 और से 2005 की जो स्थिति थी बिहार को पुनः उसमें वापस ले जाया जाए। और इसके कारण उन दोनों का गठबंधन टूटा और भारतीय जनता पार्टी और जदयू और लोजपा का एक मजबूत गठबंधन बना। और 3 वर्षों में हम लोगों ने जो विकास के कार्य बिहार में किए हैं वह बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का निर्णय बिल्कुल सही था। वरना कोई 180 सीट का बहुमत छोड़कर 128 सीट का बहुमत अगर कोई भी व्यक्ति मंजूर करता है, वो भी 3 वर्षों के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी दुविधा होगी। मेरा सवाल सर दरअसल ये था कि 2015 में आप एक चैलेंजर की भूमिका में थे, आप चुनौती पेश कर रहे थे। अब आप डिफेंसिव भूमिका में हैं, अब आप सरकार में हैं, आपको 15 साल की जो कि कहा जा रहा है उसमें 20 महीने हटा दीजिए, एंटी इनकम्बेंसी को आपको हैंडल करना है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ और सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ने में कितना बड़ा फर्क होता है? देखिए, पार्टी अपने नीति सिद्धांतों पर चलती है और पार्टी का के जो नीति और सिद्धांत हैं उनके तहत हम काम करते हैं। आज केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है और यह दोनों सरकारों के आपसी सहयोग और तालमेल का नतीजा है कि विगत 3 वर्षों में हम 12 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने में सरकारी सफल हो गए। आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने में सफल हो गए। मुद्दा किसी राजनीतिक दल का क्षेत्र का विकास, बिहार का विकास ही होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए, आत्मनिर्भर बिहार का रथ रवाना किया गया अलग अलग क्षेत्रों के लिए। उन्होंने कहा सीधे तौर पर बीजेपी को कि पहले 23 साल से आप यहां पर हैं, आप तो खुद आत्मनिर्भर नहीं हुए, बीजेपी के पास अपना निर्भरता के तौर पर सीएम का चेहरा नहीं है, आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर कर देंगे।
हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय सबसे ऊपर होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि हम नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सभी बूथों पर अपने सप्तऋषि 7 प्रमुख नेता बना चुकी है। हम 64,000 से ज्यादा बूथों पर हमारी एक पूरी टीम है। बिहार में गठबंधन की राजनीति वर्षों से अभी चली आ रही है और गठबंधन की राजनीति में जो बिहार का विकास करे वही गठबंधन जनता मंजूर करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी का कार्यकर्ता ये नहीं चाहता कि अब समय आ गया है? जैसे महाराष्ट्र में हम पहले छोटे सहयोगी थे, फिर बराबर के सहयोगी हुए, फिर बड़े भाई बन गए। क्या नहीं लगता कि इतने साल के बाद अगर हम हिंदी भाषी प्रदेशों में देखें, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। कार्यकर्ता पार्टी का नहीं चाहता है कि हमारा भी एक दिन सीएम हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल एक लक्ष्य के साथ चलते हैं, बिहार का विकास कैसे हो और बिहार के विकास के लिए जो श्रेष्ठ ऑप्शन है उस पर, और जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है उस पर हम लोगों ने काम किया है। वरना अगर उस समय 16 में समझौता नहीं हुआ होता तो 2020 में बिहार की दशा और दिशा बिल्कुल ही अलग होती और जिस तरह के कार्य पुनः उस समय के जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कर रहे थे उस कार्यों के कारण बिहार अभी तक डूब चुका होता। देखिए, एक चीज जनता जानना चाह रही है कि एनडीए में कितने धड़े हैं। एलजेपी कहती है मैं बीजेपी के साथ हूं, जेडीयू का इसके साथ हमारा गठबंधन ही है। जेडीयू कहती है कि बीजेपी और एलजेपी की दोस्ती है। उधर से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी जी आ जाते हैं, पता नहीं वो किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं। कोई भी चुनाव से पहले विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है और एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और एनडीए के सभी नेता समय पर बैठ करके सभी सामूहिक निर्णय करेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। यह सारी चर्चाएं मीडिया में ज्यादा है, दलों के भीतर कम है। अच्छा, ये मीडिया में ही चर्चा हो रही है क्या ऐसी हवा में कि 153 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्या मीडिया में खुलकर जो चिराग पासवान ये कहते हैं कि मेरी तो मुख्यमंत्री जी से बात ही नहीं हो पाती है? मेरे ख्याल से चिराग पासवान जी जो कहते हैं उनके लिए आप चिराग पासवान जी से पूछिए। हमसे लगातार अच्छा, मैं आपसे ये बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं और हम सब मिलकर के एकजुट हैं। हम सब में कौन कौन है? हम सब में हम है, कौन कौन है ये बताइए। बीजेपी के साथ कौन है, जेडीयू के साथ कौन है और एलजेपी के साथ कौन है? ये साफ हो जाएगा संजय जायसवाल जी जब बोलेंगे प्रदेश अध्यक्ष। एनडीए के साथ कोई किसी के साथ नहीं है, सब एनडीए के साथ है। 2019 कौन कौन है एनडीए में? एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 2019 के कॉम्बिनेशन में हम आकर के जुड़ी है, यही गठबंधन है। बात बन गई क्या जो पिछले दिनों जेपी नड्डा आए, आप भी उस बैठक में थे, मुख्यमंत्री निवास पर जाकर जो मुलाकात हुई थी? हम अंदरूनी बातें नहीं पूछेंगे भी तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन ये माना जाए कि बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी और महागठबंधन से पहले आप घोषणा कर देंगे कौन कितनी सीटों पर कहां से लड़ रहा है? घोषणा कब होगी अभी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है और बात बिगड़ी ही नहीं थी तो बनने का सवाल कहां उठता है? नहीं, महागठबंधन से पहले कर देंगे जैसे 2019 में लोकसभा में कर दिया था आपने। एकजुट है और एक ऐसे दल से जिसका आधार केवल हो कि सत्ता की राशि किसके बीच में कितनी बटेगी, एक ऐसे दल से जिसका आधार यह हो कि हम सबों के घोटालों को कैसे हम सत्ता में आकर के उसको दबाएंगे, उस दल के नेता क्या निर्णय करते हैं इससे एनडीए को कोई मतलब नहीं है। एनडीए अपना समय पर बैठेगी और समय पर निर्णय लेगी, इसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। संजय जायसवाल जी, मुझे ये बताइए, कंपटीशन की बात नहीं है लेकिन बीजेपी माफ कीजिएगा आरजेडी के एमएलए, आरजेडी के एमएलसी पिछले दिनों बड़ी संख्या में और कांग्रेस के भी एमएलए जेडीयू में शामिल हुए।
यानी एनडीए का वो भी हिस्सा बन गए हैं। आप ये बताइए कि उनको जेडीयू में शामिल होना ही क्यों पसंद आ रहा है, बीजेपी में वो क्यों नहीं आ रहे, या फिर आपने उनको शामिल नहीं करा, उनको मना कर दिया? ये भारतीय जनता पार्टी के पास 74 लाख रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। हमारे पास 5.5 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो मंडल से लेकर के प्रदेश तक की, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सर्वथा यही उचित लगता है कि जो अपने कार्यकर्ता हैं, एनडीए में जो भाजपा को सीटें मिलेगी वह हम भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे। हर दल का अपना एक सोच होता है। भाजपा की सोच साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी संख्या है और भाजपा उनमें से जिसको उचित समझेगी उसको टिकट देने का काम करेगी। आपके इस बयान से, इस जवाब से मुझे ये कहावत याद आ रही है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि 2015 में बीजेपी ने जो भी आ रहा था सबको शामिल अपने दल में कर रहे थे, उसको टिकट दे रहे थे और क्या हश्र हुआ हमने देखा। तो आप अपने सहयोगी जेडीयू को सलाह क्यों नहीं देते? क्यों नहीं आप कहते कि भाई आप दूसरे लोगों को अगर रखेंगे अपने पास तो जनता जानती है सब कुछ कि इस तरह से मौका परस्ती में आप के पास कोई आ रहा है तो टिकट की चाहत में आ रहा है। आप सलाह दीजिए ना उनको, जेडीयू अपने सहयोगों को भी। मेरा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाह देने का और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का है। दूसरे दल क्या कर रहे हैं वो उनके नेता समझें। हम सब एक एनडीए कोalition में हैं, पर भाजपा कोई सलाह जदयू को दे या जदयू कोई सलाह भाजपा को दे, यह कतई किसी को मंजूर नहीं होगा। बातें जो शीर्ष पर तय होती हैं वह निर्णय करती हैं, पर सलाह देना हर दल को अपने दल के कार्यकर्ता और अपने दल के नेता ही देते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि सरकार किसकी बन रही है, तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि महागठबंधन की बन रही है, आप जाहिर तौर पर कहेंगे एनडीए की सरकार आएगी और 3/4 से आएगी। मैं आगे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये बताइए कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल इन चुनाव नतीजों में कौन सा आने वाला है बिहार? एनडीए की सरकार 3/4 बहुमत से आएगी, यह निश्चित है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यह भी निश्चित है। और जिसको जितने सीटें मिलेंगी उस हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में जीतेंगे, यह भी निश्चित है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता एनडीए के उम्मीदवार के लिए पूर्णतः समर्पित होकर चुनाव जिताने का काम करेगा। जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आएगी इस बार, या फिर बीजेपी बड़ा दल बनेगा, या आरजेडी ज्यादा बड़ा दल बनेगा? लेकिन गठबंधन आपका, देखिए ना, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आप मंझे हुए राजनेता हैं, आप जमीन के में काम देखिए मैं एक तो ज्योतिष भी नहीं हूं, जनता की नहीं, मैं ज्योतिष भी नहीं हूं, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्य है कि भाजपा जितनी सीटों पे लड़े उन सभी को जिताने के लिए मैं मेहनत करूं और एनडीए जिन सीटों पे लड़े उनको जिताने का सहयोग करूं। कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं होगा कि भाई हम बड़े राजनीतिक दल के तौर पर अगर आते हैं तो फिर इनाम भी बड़ा मिलना चाहिए? भाजपा के कार्यकर्ताओं का 2 सिद्धांत है। पहला पंचनिष्ठा, उस पर हम किसी हालत में कोई समझौता नहीं करते हैं, और दूसरा बिहार का विकास। और इस दोनों कार्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ता लगे रहते हैं। भाजपा में असंतोष शब्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम सब अध्यक्षीय प्रणाली में रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का निर्णय है, वह भाजपा का बूथ का कार्यकर्ता अपना धर्म समझ के करता है। मैं मुद्दों की बात थोड़ी सी करना चाहूंगा। बिहार में कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में गूंजेंगे? क्षेत्रीय मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन क्या राम मंदिर, 370, 3 तलाक, ऐसे मुद्दों की भी बात होगी? जाहिर बात है, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वह भाजपा का कोर मुद्दा है, और राम मंदिर इससे बिल्कुल अलग है। आप 370 और 3 तलाक के साथ राम मंदिर को नहीं जोड़िए। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, वह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो,
चीन के प्रति जो हमारी आक्रामकता है वह हो। यह सब तो हमारा राष्ट्रवाद का जो पंचनिष्ठा का पहला सिद्धांत है। तो राष्ट्रवाद की बातें भी भाजपा का कार्यकर्ता तो करेगा ही, पर उसके साथ विकास सबसे जरूरी है। और हम एक प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। 15 वर्ष पहले बिहार में न सड़क थी, न बिजली थी, केवल अपराधियों का बोलबाला था। जितना बड़ा बजट 2015 तक का था, वह बजट आज हमारे केवल सड़क विभाग का है। और जो हम आगे निकल चुके हैं 21,000 के बजट से 21,000 करोड़ के बजट से आज हम 2,11,000 करोड़ पहुंचे हैं। इसमें सुशील मोदी जी की वित्तीय क्षमता और नीतीश जी के मेहनत का और सभी एनडीए के नेताओं के मेहनत का परिणाम है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, जैसा पहले भी आपके लोगों की तरफ से कहा गया है। आप ये भरोसा दे रहे हैं कि इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे चुनाव में? बिल्कुल, हमारी एक ही मांग थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय होना चाहिए और सीबीआई को यह केस चला गया, ठीक है, उसके बाद हमारे लिए यह मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार कहीं फंस करके बिहार का बेटा हरकतें कर रही हैं। हम साथ खड़े हैं, हमने सीबीआई जांच करवाई, ये बात नहीं उठेगी ना? भावनात्मक मुद्दा नहीं उठेगा ना? क्यों नहीं? इस पे कोई ऐतराज है क्या? अगर बिहार सरकार आगे बढ़ करके इस पर कदम नहीं उठाई होती और सीबीआई जांच नहीं करवाई होती तो किसी भी हालत में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलता। महाराष्ट्र सरकार जो षड्यंत्र कर रही थी और आज भी षड्यंत्र कर रही है। ठीक है, आपके बयान से मेरे को जवाब भी मिल गया आपके जवाब से। और एक छोटा सा सवाल ये, नित्यानंद राय जो कि इससे पहले बिहार के अध्यक्ष थे, 2019 में 40 में से 39 सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन जीत कर आया, तो फिर उसके बाद एक तरह से कहा जाए कि उनको इनाम मिला, उनकी मेहनत का, उनको केंद्र में सरकार में जगह मिल गई। संजय जायसवाल जी, साफ तौर पर यह बताइए आप कि सरकार अगर एनडीए की बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, हम ये मानते हैं, और अगर सरकार बनवा दी जाती है संजय जायसवाल जी की तरफ से, तो क्या चाहेंगे नेतृत्व की तरफ से, क्या आदेश दिया जाए आपको? यहां पे शामिल होंगे सरकार में या फिर हैं सांसद आप तो केंद्र में? 3 वर्षों के लिए मुझे नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है और यह 3 वर्ष 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व मैं ईमानदारी से, अच्छे से और अपने केंद्र के नेताओं ने जिस विश्वास से मुझे बनाया है उनके विश्वास पे खरा उतर सकूं, 2022 तक का मेरा यही एकमात्र लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जायसवाल जी, जी बिहार झारखंड के इस बिहार ईवी विमर्श में जुड़ने के लिए, अपनी पार्टी के विजन को रखने के लिए, तमाम तरह से सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जायसवाल साफ तौर पर यह कहते हुए कि 3/4 से इस बार बीजेपी की एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही हैं और वही रहेंगे। और जहां तक एनडीए में किसी भी तरह की खटपट की बात है, अनबन की बात है, तो बिल्कुल पूरी तरह से वो खारिज करते हुए उसमें बीजेपी भी शामिल है, जेडीयू भी है और एलजेपी के साथ साथ अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जरिए जीतन राम मांझी भी एंट्री ले चुके हैं और ये सभी इंटैक्ट रहेंगे।